नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा क्रेजी लगे। क्या वाकई 0 से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना, वो भी सिर्फ 365 दिनों में, क्या ये मुमकिन है? ये सवाल दरअसल एक सोर्स मटेरियल से आया है, एक गाइडलाइन कह लीजिए, जो दावा करती है कि हाँ, ये सफर तय किया जा सकता है। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो शायद सुनकर हंस देंगे, कहेंगे अरे ये तो किस्मत की बात है, या फिर भाई इसके लिए तो पहले से मोटा पैसा चाहिए। हाँ, आमतौर पे यही सोचा जाता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो सोर्स है ना, ये इसे ऐसे नहीं देखता। ये कहता है कि ये एक सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस हो सकती है। मतलब सही माइंडसेट, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट और एकदम क्या कहते हैं डिसिप्लिन्ड अप्रोच, इनका कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज इसी सोर्स को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं इसमें कितना दम है। हाँ, और ये विषय ऐसा है ना जो हम सब की उस अंदरूनी इच्छा को छूता है, जल्दी तेजी से पैसा बनाने की चाहत। लेकिन यहाँ जरूरी ये है कि हम सिर्फ हवा में बातें ना करें। हमें देखना होगा कि ये जो तरीके बताए गए हैं ये कितने प्रैक्टिकल हैं। ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं है, ये है कैसे, और शायद सबसे जरूरी क्यों। ये काम करेगा भी या नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस गाइडलाइन के हिसाब से? ये साफ कहती है शुरुआत जादू से नहीं होती। शुरुआत होती है दिमाग को तैयार करने से, माइंडसेट और एकदम साफ सोच। ये पहली सीढ़ी है। इसमें कुछ शुरुआती कदम बताए हैं। पहला, एकदम क्रिस्टल क्लियर गोल। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बस अमीर बनना है, नहीं, बिल्कुल सटीक लक्ष्य। जैसे अगले 12 महीनों में मुझे ठीक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। जब गोल इतना साफ होता है ना, तो दिमाग वो अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। फिर दूसरा कदम, जमीनी हकीकत को जानना, रियलिटी चेक। हाँ, मतलब आज आपके बैंक में कितना है, हर महीने आता कितना है, जाता कितना है, ये सब लिखना। क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि आप अभी खड़े कहाँ हैं, तो आगे का रोड मैप कैसे बनेगा। सही बात है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, सोच में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। गाइडलाइन कहती है किस्मत के भरोसे मत बैठो, स्ट्रैटेजी बनाओ। और इसके लिए एक रोज का सवाल भी सुझाया है। अगर मेरे पास सिर्फ 365 दिन बचे हैं, तो मैं आज कौन से जरूरी काम फौरन शुरू करूंगी? ये सवाल ना एक अर्जेंसी ले आता है। टारमटोल खत्म। ये बात तो पते की है। देखिए, साफ लक्ष्य और अपनी मौजूदा स्थिति का सही अंदाजा, ये साइकोलॉजिकली आपको तैयार करता है एक्शन लेने के लिए। गोल सेटिंग थ्योरी भी तो यही कहती है, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होंगे तो काम होने की संभावना ज्यादा है। और वो 365 डे वाला सवाल, अरे वो तो कमाल का है। वो आपको मजबूर करता है कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो सच में नतीजा देंगी। प्रायोरिटी सेट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, तो माइंडसेट सेट हो गया, गोल भी साफ है। अब आगे गाइडलाइन कहती हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति और साथ में टाइम मैनेजमेंट। विजुअलाइजेशन, और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये साइकोलॉजी है। सोर्स में एक कार का उदाहरण है। जैसे ही आप कोई नई कार खरीदते हैं, मान लीजिए लाल रंग के, तो अचानक आपको सड़क पर लाल कारें ही दिखने लगती हैं। हाँ, होता है ऐसा। कारें तो पहले भी थीं, पर अब आपका दिमाग उन पर फोकस कर रहा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम शायद कहते हैं। वही कुछ वैसा, आपका दिमाग उन चीजों को फिल्टर करने लगता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। तो वैसे ही जब आप लगातार अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन मौकों को, उन छोटे छोटे कदमों को पहचानने लगता है जो आपको उस तरफ ले जा सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, भाई 365 दिन सुनने में ज्यादा लग सकते हैं, पर इस लक्ष्य के लिए ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो गाइडलाइन कहती है उन कामों को प्रायोरिटी दो जो सीधे इनकम बढ़ाते हैं, वर्सेस वो काम जो सिर्फ बिजी दिखाते हैं। रोजाना इनकम बढ़ाने वाले बस 2-3 काम निपटाने का टारगेट रखो। हाँ, ये विजुअलाइजेशन वाला फंडा सही है। ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है, जैसा आपने कहा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो रोज इनकम बढ़ाने वाले कामों पर फोकस करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ये हर किसी के लिए शायद अलग होगा, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। सही है। लेकिन हाँ, ये 80-20 रूल जैसा है। अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं, तो उन 20% कामों को पहचानना वो बहुत जरूरी है। सही कहा। लेकिन सिर्फ सोचने और टाइम मैनेज करने से तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइडलाइन साफ करती है कि इनकम के नए रास्ते बनाना ये सफर का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे वो इनकम मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी कहती है। इसमें कई तरीके बताए हैं। पहला, जो भी आपकी मेन कमाई का जरिया है, नौकरी हो या बिजनेस, उसे बढ़ाओ, मैक्सिमाइज करो। हाँ।
नौकरी में है तो नई स्किल सीखो, प्रमोशन लो, साइड में फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग करो। बिजनेस में है तो नए प्रोडक्ट, ज्यादा ग्राहक, रेवेन्यू बढ़ाओ। सिंपल। फिर आता है दूसरा और तीसरा इनकम सोर्स, मतलब साइड हसल। और आज के डिजिटल जमाने में तो अरे मौके ही मौके हैं। गाइडलाइन में जिक्र है कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग, यूट्यूब वगैरह, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स बेचना, बहुत कुछ। और एक जरूरी बात, स्केलेबल मॉडल। स्केलेबल मतलब ऐसे काम जहां आपकी कमाई सीधे आपके लगाए गए टाइम से न बंधी हो। जैसे अब घंटे के हिसाब से कंसल्टिंग देते हैं, उसकी एक लिमिट है। हाँ, दिन में 24 ही घंटे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हैं, मान लीजिए कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स, उसे आपने एक बार बनाया और फिर बार बार बेच सकते हैं, हजारों बार। अच्छा, समझा, पैसिव इनकम की तरफ। हाँ, पैसिव इनकम की संभावना बनती है। और आखिर में एक मोनेटाइजेशन माइंडसेट, मतलब अपने हुनर को, अपने शौक को भी कमाई में बदलने की सोच। गाइडलाइन में फोटोग्राफी का उदाहरण था। अगर शौक है तो सिर्फ शौक क्यों, साइड बिजनेस क्यों नहीं? ये तो कई चीजों पर लागू हो सकता है, पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या ये वाकई मुमकिन है? 365 दिन में इतने सारे इनकम सोर्स बनाना और उन्हें ठीक से चलाना, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, वो तो है। मेरा मतलब है, एक साथ 10 चीजें शुरू करने से अच्छा शायद ये हो कि कुछ चुनिंदा चीजों पर फोकस किया जाए जहां वाकई दम हो। और ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच बैलेंस साधना, ये भी एक कला है। सही। स्केलेबल मॉडल अच्छे तो लगते हैं, पर उन्हें बनाना, फिर मार्केट करना, कस्टमर सपोर्ट देना, इसमें भी तो मेहनत है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल, चैलेंज तो है ही। खैर, मान लीजिए इनकम बढ़ा ली, अब आगे? गाइडलाइन कहती है कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैनेजमेंट। यहीं पर आता है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का रोल। गाइडलाइन एक गोल्डन रूल बताती है अपनी कमाई को बांटने का। मोटा मोटा 40-50% जरूरी खर्चों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बिल वगैरह। ओके। 30-40% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। और बाकी 10-20% अपनी मौज मस्ती, इच्छाओं के लिए, वांट्स जिसे कहते हैं। गाइडलाइन ये भी कहती है कि आमतौर पर लोग गलती ये करते हैं कि वो मौज मस्ती पहले करते हैं। हाँ, और फिर सेविंग के लिए कुछ बचता नहीं। एग्जैक्टली। एक और खतरे के बारे में बताया गया है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अच्छा, ये क्या भला है? ये वो चीज है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़ा देते हैं। बड़ी गाड़ी ले ली, महंगा फोन ले लिया, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और ये आदत धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट खाली करती रहती है। आप कमा तो ज्यादा रहे, पर बच कुछ नहीं रहा। गाइडलाइन कहती है असली अमीरी वो महंगी चीजें दिखाने में नहीं है, वो इस बात में है कि मुश्किल वक्त में आपके पास कितनी सिक्योरिटी है। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है ये भी बताया है। हाँ, ये तो जरूरी है, क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा वो तो इन्फ्लेशन खा जाता है, उसकी कीमत कम होती जाती है। तो पैसे को काम पर लगाओ। गाइडलाइन में ऑप्शंस दिए हैं, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, आजकल डिजिटल एसेट्स भी। मकसद ये कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड, ये बहुत जरूरी बताया है। बिल्कुल। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा अलग रखो, लिक्विड, ताकि अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, नौकरी चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ने ना पड़े। ये बफर बहुत जरूरी है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात बिल्कुल सही है। ये बिहेवियरल फाइनेंस का क्लासिक केस है। हमारे इमोशंस, सोशल प्रेशर, ये सब हमें गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देते हैं। और वो 40-30-10 वाला रूल, देखिए, ये एक अच्छी गाइडलाइन है शुरुआत के लिए, पर ये हर किसी पर फिट नहीं बैठेगा। सबकी इनकम, खर्चे, जिम्मेदारियां अलग होती हैं, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, कस्टमाइज करना होगा। बिल्कुल। और 365 डेज जैसे टाइट प्लान में इमरजेंसी फंड की अहमियत तो और भी बढ़ जाती है। जरा सी ऊंच नीच हुई और पूरा प्लान हिल सकता है। ये फंड एक सेफ्टी नेट है। अब आते हैं गाइडलाइन के थोड़े एडवांस हिस्से पर, इन्वेस्टमेंट मास्टरी और रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ बात होती है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की और लंबी दौड़ की सोच रखने की। लॉन्ग टर्म विजन। पहला सिद्धांत, डाइवर्सिफिकेशन, यानी फैलाना। हाँ, आसान भाषा में कहें तो सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, अपनी बचत को अलग अलग जगह लगाओ।
कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा शायद रियल एस्टेट में, कुछ डिजिटल एसेट्स में। हाँ, ताकि रिस्क बढ़ जाए। बिल्कुल। एक जगह नुकसान हो तो शायद दूसरी जगह का फायदा उसे बैलेंस कर दे। शेयर बाजार की साइकोलॉजी पर गाइडलाइन खास तौर पर चेतावनी देती है जी, कि जल्दी मोटा पैसा बनाने के लालच में मत पड़ो, गेट रिच क्विक वाला चक्कर। हाँ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग यहीं फंसते हैं। फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होना चाहिए। और यहाँ कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र आता है। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था शायद, दुनिया का 8वां अजूबा। कंपाउंडिंग को थोड़ा और अगर आसान भाषा में समझे। हाँ, बताइए। इसका सीधा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए, 10% रिटर्न मिला, जी, तो आपके पास 110 हो गए। ठीक है। अब अगली बार आपको 110 पर 10% मिलेगा, यानी 11 रुपए, ना कि सिर्फ 10। अच्छा, ये छोटा सा फर्क जब सालों तक चलता है तो बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। और इसके लिए चाहिए धैर्य, पेशेंस। सबसे जरूरी। गाइडलाइन कहती है जब बाजार गिरे, और वो गिरेगा ही कभी ना कभी, हाँ, वो तो उसकी फितरत है, तो घबराकर सब कुछ बेच मत दो, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। ऐसा करने से आप कंपाउंडिंग के फायदे से हाथ धो बैठते हैं। बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर, जिसे गाइडलाइन मार्केट नॉइज कहती है, उस पर ध्यान मत दो, फंडामेंटल्स देखो। और सबसे मुश्किल काम शायद इमोशनल कंट्रोल। उफ, हाँ। बाजार ऊपर नीचे होता है, डर लगता है, लालच आता है, ऐसे में भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचना है। गाइडलाइन सलाह देती है अपने नियम बनाओ, साफ नियम, कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, कब प्रॉफिट निकालना है। एक सिस्टम बनाओ। हाँ, और जब नियम साफ हो तो इमोशंस को साइड में रखो, नियमों पर टिके रहो। ये इमोशनल कंट्रोल, ये वाकई सबसे बड़ी चुनौती है। हम इंसानों में ना नुकसान से बचने की एक गहरी प्रवृत्ति होती है, लॉस अवर्जन कहते हैं इसे। मतलब 100 रुपए कमाने की खुशी से ज्यादा हमें 100 रुपए खोने का दुख होता है। हाँ, सही है। और फिर वो भेड़चाल, हर्ड मेंटालिटी, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दें, सब खरीद रहे हैं तो हम भी कूद पड़े। बिल्कुल। इन भावनाओं से ऊपर उठकर अपने बनाए नियमों पर टिके रहना, यही एक सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पहचान है। और अब आता है वो हिस्सा जिसे गाइडलाइन कहती है ये पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, निरंतरता और अनुशासन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बैकबोन है ये। गाइडलाइन का कहना है कि अमीर बनने का राज कोई एक बड़ा जैकपॉट नहीं है, बल्कि वो रोजाना लिए गए छोटे छोटे सही फैसले हैं जो समय के साथ जुड़कर कुछ बड़ा बनाते हैं। रोज की आदतों की ताकत पर बहुत जोर दिया गया है। एक उदाहरण भी है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी, सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल सुधारने या अपने साइड हसल पर लगाते हैं, तो साल भर में ये 365 घंटे से ज्यादा का फोकस्ड काम हो गया। सोचिए इससे कितनी ग्रोथ हो सकती है, पोटेंशियली एक्सपोनेंशियल। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी जरूरी बताया गया है। हाँ, मॉनिटरिंग। गाइडलाइन मासिक रिव्यू की सलाह देती है। हर महीने बैठो और देखो इनकम कितनी बढ़ी, खर्चे कहाँ कम हुए, इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, कौन से काम मतलब टाइम वेस्ट कर रहे थे। फीडबैक लूप। हाँ, ये फीडबैक आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाने की भी बात है। अच्छा, जैसे? मतलब कोई भरोसेमंद दोस्त हो, कोई मेंटोर हो, या बस खुद से किया गया एक लिखित वादा, कोई ऐसा जो आपको टोकता रहे, आपको याद दिलाता रहे कि भाई ट्रैक पर रहो। और आखिर में मुश्किलों का सामना करना। ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही, जाहिर है। बाजार गिरेगा, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। गाइडलाइन कहती है ऐसे में घबराकर फैसले मत लो। पैनिक में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान को पक्का कर देते हैं। शांत रहो, सिचुएशन को समझो और अपने प्लान में जरूरी बदलाव करो। फ्लेक्सिबल रहो, हर चुनौती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ये आदत बनाने वाली बात बहुत गहरी है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली बातें याद आती हैं। छोटे लगातार एक्शन ही बड़े बदलाव लाते हैं। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बिल्कुल एक फीडबैक लूप की तरह काम करते हैं। आपको पता चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं, ताकि आप कोर्स करेक्शन कर सकें। हाँ, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी कारगर हो सकता है क्योंकि हम अक्सर दूसरों को या खुद को भी निराश नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक मुश्किलों का सामना करने की बात है, ये रेजिलियंस का टेस्ट है। जुझारूपन, गिरने के बाद उठने और सीखते रहने की क्षमता, ये किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए निरंतरता और अनुशासन से लक्ष्य के करीब पहुंच गए, या शायद पहुंच ही गए, 1 करोड़ बन गए। अब क्या? हाँ, द $1 मिलियन क्वेश्चन, या कहें द करोड़ रुपए क्वेश्चन। हाँ, गाइडलाइन अगले चरण की बात करती है, स्केलिंग और लॉन्ग टर्म विजन। ये सिर्फ 1 करोड़ तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये उसके आगे की सोच है।
गाइडलाइन एक सवाल उठाती है, 1 करोड़ के बाद क्या? मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मकसद है उस पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना, जिससे लंबे समय की दौलत बने और आजादी मिले। वेल्थ क्रिएशन और फ्रीडम, यहीं पर फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है। आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, और गाइडलाइन इसे सिर्फ बैंक बैलेंस के तौर पर नहीं देखती, ये है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। मतलब आप चुन सकें कि आपको क्या काम करना है, किसके साथ करना है, अपना टाइम कैसे बिताना है, ये सब चुनने की आजादी। सही है, पैसों का कंट्रोल अपनी लाइफ पे होना। स्केलेबिलिटी का सिद्धांत यहाँ फिर से आता है। जो सिस्टम और इनकम सोर्स आपने बनाए थे, उन्हें अगले लेवल पर कैसे ले जाएं? ग्रोथ। सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था तो क्या उसे ग्लोबल मार्केट में ले जा सकते हैं? लोकल बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बढ़ा सकते हैं? मकसद उतनी ही या थोड़ी ज्यादा मेहनत से कहीं ज्यादा बड़ा नतीजा। स्केल करना। हाँ, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 से 10 करोड़ का रास्ता बनाना। और आखिर में एक लेगेसी माइंडसेट की बात की गई है। लेगेसी, विरासत। हाँ, विरासत बनाने की सोच। अब ध्यान सिर्फ अपनी उपलब्धि पर नहीं है, अब ध्यान इस पर है कि इस दौलत को कैसे बनाए रखें, अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं और इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए, समाज पर कोई पॉजिटिव असर डालने के लिए कैसे करें। ये एक जरूरी ट्रांजिशन है, कमाई से वेल्थ मैनेजमेंट और फिर वेल्थ ग्रोथ की तरफ। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब भी देखा जाए तो हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ बिल्कुल। किसी के लिए जल्दी रिटायर होना है, किसी के लिए अपनी पसंद का काम बिना पैसों की चिंता के करना है। स्केलिंग की बात करें तो ये सुनने में अच्छा लगता है, पर हर बिजनेस या इनकम सोर्स को स्केल करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, रिसोर्स चाहिए, अक्सर एक टीम चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और लेगेसी माइंडसेट, ये एक तरह की मैच्योरिटी है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों और समाज के बारे में सोचने लगते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें, इस 365 दिन में 1 करोड़ वाली गाइडलाइन के जो मुख्य नुस्खे या टेकअवेज हैं, वो क्या हैं? पहला, एकदम साफ लक्ष्य। दूसरा, कमाई के कई जरिए बनाना, खासकर वो जो स्केल हो सकें। तीसरा, पैसे को स्मार्टली मैनेज करना। चौथा, सोच समझकर रिस्क लेना और डाइवर्सिफाई करना। पांचवा, लगातार और अनुशासन से काम करना। और छठा, अपने प्रयासों को स्केल करने की सोचना। ये 6 पॉइंट्स। हाँ, और गाइडलाइन का जो निचोड़ लगता है वो यही है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये आजादी पाने का, जिंदगी में अपनी पसंद चुनने का एक जरिया है, एक टूल है। ये गाइडलाइन वाकई एक बहुत एम्बिशियस, डिमांडिंग प्लान सामने रखती है। इसमें कदम तो साफ साफ बताए गए हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ अनुशासन से हटकर वो कौन सी अंदरूनी खूबियां होंगी, वो कौन से इंटरनल क्वालिटीज होंगे जो किसी ऐसे इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे जो इतने तेज, इतने जबरदस्त बदलाव की कोशिश कर रहा है। क्या वो सेल्फ अवेयरनेस है, या मुश्किलों में जल्दी ढल जाने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने की ताकत? ये एक बड़ा सवाल है। ये सच में सोचने वाली बात है कि सिर्फ प्लान फॉलो करने से ज्यादा कौन से अंदरूनी गुण आपको इस तेज रफ्तार सफर में टिकाए रख सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के पीछे की सोच, उसकी स्ट्रैटेजी और हाँ, उसकी चुनौतियों को समझने में कुछ मदद मिली होगी।